Hello बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास इन स्टैंडर्ड एट्थ. वी विल रीड टुडे एसएस सब्जेक्ट और चैप्टर 7 एनवायरमेंटल चेंजेस. अब इसमें हम लोग इनकम्प्लीट था हमारा ये लेसन. टुडे वी विल कंप्लीट दिस लेसन. हम लोग आए थे पीपीएम. पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन. फॉर एग्जांपल 280 पीपीएम इज इक्वल टू 0.28%. 280 का होता है 0.28%. अब यहाँ पे आप ग्लोबल टेम्परेचर यू हैव सीन हियर इन ग्राफ एनुअल एवरेज 5 ईयर एवरेज टेम्परेचर एनोमेली यानी इरेगुलरिटी. अब यहाँ पे 1860 में आप देख सकते हो ग्राफ. फिर 1860 से स्टार्ट किया है और 1880 में देखो. फिर 1900. फिर 1920 मीन्स ये 20 ईयर्स का है. और 1940, 1960, 1980 टू 2000. तो कितना ऊपर गया है देखो, 0.6 तक गया है. ओके, मतलब ये टेम्परेचर की बात हो रही है, इतना हाई हुआ है. तो अब आप 7.8 इंक्रीज्ड एवरेज टेम्परेचर ऑन अर्थ इन द लास्ट 150 ईयर्स. 150 ईयर्स में 7.8 इंक्रीज एवरेज के रूप में देखने का टेम्परेचर एवरेज, तो इतना इंक्रीज हुआ है अर्थ पे. वी नो दैट डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ शुगर और सॉल्ट हैज़ टू बी एडेड इन वेजिटेबल और टी. आज हम चाय में डेफिनेट क्वांटिटी के रूप में शुगर भी डालते हैं, सब्जियों में नमक डालते हैं. व्हाट वुड हैपन इफ़ वी ऐड मोर शुगर और सॉल्ट. अगर हम सब्जी में ज़्यादा नमक डाल देंगे या चाय में ज़्यादा चीनी डाल देंगे तो क्या होगा. इन द सेम वे, तो उसी तरह जो मतलब चाय आप ज़्यादा मीठी चाय भी नहीं पी सकते हो और ज़्यादा सॉल्टी वेजिटेबल भी यू कांट ईट. तो ये इसी तरह देयर इज़ अ बैलेंस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस इन द एटमॉस्फेयर. तो एटमॉस्फेयर में भी अगर ज़्यादा कोई भी मतलब पॉइजनस गैस होती है जो हार्मफुल होती है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी और बैलेंस नहीं रहेगा तो क्या होगा. तो वही होगा जो जैसे नमक ज़्यादा होने से वेजिटेबल के हाल होते हैं और ज़्यादा शुगर वाली चाय हम पी नहीं सकते. तो इसी तरह अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा गैसेस का प्रोपोर्शन बैलेंस में नहीं रहेगा और इंक्रीज़ हो जाएगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा हो जाएगा. तो इमेजिन दैट व्हाट वुड हैपन टू दिस बैलेंस इफ़ द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये सोचो कि अगर टेम्परेचर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी तो क्या होगा. क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की हमें ज़रूरत नहीं है. कार्बन डाइऑक्साइड जब जो प्लांट है तो प्लांट इन्हेलेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग करते हैं. अगर डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड को कौन इन्हेल करेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड की इंक्रीजिंग हो जाएगी किसमें, एटमॉस्फेयर में. इसलिए ये बैलेंस रहना चाहिए. स्टडी द टेबल गिवन अबोव. स्टेट हाउ मच आर वी रिस्पॉन्सिबल इन एडिंग टू द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. अब आपको ये नीचे जो टेबल्स दिया है उसको स्टडी करना है और हमें देखना है कि हम कितने जवाबदार हैं अर्थ में जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है उसके हम कितने रिस्पॉन्सिबल हैं. अब प्लेस एंड थिंग्स. नंबर 1, थर्मल पावर स्टेशन 200 मेगावोल्ट. टाइम ईयरली. प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस रिलीज दैट अग्रेवेट्स द ग्रीन हाउस इफेक्ट. अब ये जो होता है ना, तो 9 लाख टन, कितना 9 लाख टन गैसेस रिलीज होती है 200 मेगावाट बनाने के लिए. मोटर कार ईयरली 17 करोड़ टन. एसी ऑन एन एवरेज 2 आवर्स. 2 आवर्स अगर एसी हम चालू करते हैं तो 24 आवर्स 2230 kg इतनी गैसेस क्या होती, रिलीज़ होती है. टीवी 24 आवर्स 190 kg. ट्यूबलाइट 24 आवर्स 88 kg. कंप्यूटर 24 आवर्स 130 kg. एंड फ्रीज 24 आवर्स 920 kg. सोचो जितने भी हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस यूज़ करते हैं तो उसमें से ईयरली और 24 आवर्स में हम लोग कितनी गैस रिलीज़ करते हैं और वो सारी गैस क्या होती है, एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करती है. तो वी शुड ऑप्टिमाइज यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. हम जो भी जैसे कि
हमें अगर एनर्जी की वी कांट नीड, अगर ज़रूरत नहीं है तो अननेसेसरी यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। अब यहाँ पर आया मीथेन। मीथेन को हम CH4 बोलते हैं इन शॉर्ट। द मासिव इंक्रीज इन मीथेन प्रोपोर्शन फॉर 315 ppm इन द ईयर 1750 to 1764 ppm in the year 2005 was due to reasons listed below. अब एक्सेलिंग ऑफ एनिमल्स एंड मेटाबॉलिज्म प्रोसेस। अब जो एनिमल्स होते हैं ना, एक्सेलिंग यानी बाहर निकालना, और मेटाबॉलिज्म यानी जो वो लोग उसकी क्या बोलते हैं, वो क्रिया करते हैं ना चयापचय की, चयापचय यानी रस प्रक्रिया, वो लोग जो प्रोसेसिंग करते हैं ना खाना पचाने की, तो उसमें से वो लोग मीथेन कितनी गैस रिलीज होते हैं, 14 करोड़ टन। पैडी कल्टीवेशन, जो पैडी कल्टीवेशन होता है, पैडी यानी धान, उसमें 15 करोड़ टन रिलीज होता है। डिकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। डिकम्पोजिशन यानी जो बेकार का होता है, सड़ाव, जो सड़ जाता है। डिग्रेडेबल यानी जो वेस्ट होता है ना, जो नष्ट होने के लायक जो कचरा होता है, वो सड़ता है, तो उसमें से भी 7 करोड़ टन मीथेन गैस रिलीज होती है। तो आपको ये समझ में आ गया, डिकम्पोजिशन ऑफ द बायो डिग्रेडेबल वेस्ट। डिग्रेडेबल यानी जो नष्ट होने लायक जो कचरा होता है, वो उसका ढेर लगाते हैं। हमारे यहाँ अहमदाबाद में आप नारोल से सरखे साइड जाओ तो वहाँ बहुत सारा कचरा ढेर लगा है, तो उसमें से भी कितनी मीथेन जो गैस होती है वो रिलीज होती है। तो एक तरह से पोल्यूशन ही है वो। थिंग्स टू नो, ऑल द थिंग्स यूज्ड बाय ह्यूमन in one day has 80% of the air in it. All the things used by human in one day, 80% of the air in it. A man breathes to 22,000 times every day. In this way, a man consumes 16 kg of oxygen from the environment per day. आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो? हर किसी को हर रोज़ हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, 16 kg। तो सोचो हमारे पर पेड़ का कितना उधार है। तो हमें वी शुड ग्रो ट्रीज, कम से कम एक पेड़ तो उगाना ही चाहिए हमारी तरफ से, क्योंकि पेड़ का हम पर बहुत उपकार है। तो हमें भी उस पर क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। नाइट्रस ऑक्साइड, ये भी एक गैस है। द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 270 ppm टू रिसेंट 319 ppm। कितना अभी 270 से कितना बढ़ गया, वो 319 तक हो गया। क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC ड्यू टू यूज़ ऑफ फॉर्म। अब ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, किस में से यूज़ होता है, क्या यूज़ करने से निकलता है ये गैस, तो फॉर्म प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर्स, AC सर्किट, एरोसेल स्प्रे, द मिनेट पार्टिकल्स हैविंग द साइज रेजिंग फ्रॉम 1 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन इज नॉन एज एरोसेल। एरोसेल का मतलब होता है हवा में घुलने वाला, हवा में विलय होने वाला और मिक्स होने वाला। एक्सेट्रा देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज इन द CFC। तो ये सब जो बताए मैंने फॉर्म है, यूज़ ऑफ फॉर्म, प्लास्टिक, रेफ्रिजरेटर, AC सर्किट, एरोसोल स्प्रे, ये सब जो होता है हवा में घुलने वाले, तो इनकी वजह से क्या होता है, CFC इंक्रीज होती है हवा में। थिंग्स टू नो, एज पर द रेजुलेशन पास्ड बाय द UN ऑन 23 जनवरी 1995, एक रेजुलेशन पास्ड हुआ था UN में। कब हुआ था, 23 जनवरी 1995। 16 सितंबर इज ऑब्जर्व एज द ओजोन डे। ऐसा कहा था कि 16 सितंबर को ऑब्जर्व ओजोन डे रखा जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा। आफ्टर 1980 ईयर 2007 वॉज द हॉटेस्ट ईयर। 1980 के बाद 2007 ईयर ऐसा था जो 2007 जो साल था, तो वो सबसे हॉटेस्ट ईयर माना गया है 1980 के बाद। इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट, changing are observed in the growth and development of the vegetation. Certain species of birds are now disappearing, such as sparrow and vultures. 2000 glaciers of Himalaya have receded and melted. जो वेजिटेशंस का जो डेवलपमेंट था, जिसकी ग्रोथ थी, वो क्या हो गई है, चेंज हो गई है। देखने जाओ, जो वेजिटेशन था, जिसका विकास था, वो सब बदल गया है। उसका जो रुक
गया है और सर्टेन स्पेसीज जो कुछ बर्ड्स ऐसे थे स्पेशल जो थे वो आज की तारीख में खोते जा रहे हैं, गायब हो रहे हैं, एज लाइक स्पैरो एंड वल्चर। ये आपको अब कम दिखाई देते हैं। पहले हम जिसको तीतर बोलते थे, तीतर एक बर्ड होता है, वो भी आज नहीं दिखाई देते। 2000 ग्लेशियर, ये देखिए, यू कैन सी इन पिक्चर 2000 ग्लेशियर जो है हिमालय के, वो क्या हो गए हैं, रिकेडेड हो गए हैं, मेल्टेड हो गए हैं। ईयर में 2021 2001 May 12, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए जुलाई 2003 में हाउ मच ग्लेशियर मेल्टेड, जून 19 2006 यू कैन सी। तो ये सब मेल्टेड ऑब्जर्व कर सकते हो धीरे धीरे किस तरह, ग्रेजुअली चेंजेस ऑब्जर्व इन द ग्लेशियर, इस तरह मतलब ग्लेशियर किस तरह धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। अब यह नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल यानी कभी भी ख़त्म न होने वाली एनर्जी जो कभी ख़त्म नहीं होती है। कन्वेंशनल यानी कभी भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन नॉन कन्वेंशनल वो कभी भी नेवर डिकेन, कभी भी ख़त्म नहीं होगी। सोलार एनर्जी वी शुड यूज़ मैक्सिमम सोलार एनर्जी, हमें करना चाहिए सोलार एनर्जी का, ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी है। विंड एनर्जी ये भी नॉन कन्वेंशनल है। टाइडल बायोमास, जो ये बायोमास एंड ऑर्गेनिक, जो गोबर से जो प्लांट होता है ना गोबर का, तो उसकी जो एनर्जी से गैस होता है, बायोमास गैस बोलते हैं ना, तो ये जो गोबर से जो होता है ना, तो ये सब ये नॉन कन्वेंशनल है। टाइडल एनर्जी यानी जो जिसमें हवा की जो लहरें होती है वो बहुत हाई लहर होती है, टाइड होती है, और उसमें करंट आता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, जनरेशन होती है। तो ये नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस है एनर्जी के लिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोमास एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सब नॉन कन्वेंशनल है। अब मेजर टू प्रिवेंट ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए कौन से कदम उठाने चाहिए, उपाय। रिड्यूस द यूज़ ऑफ सोर्स दैट रिलीज CO2, हमें जो सोर्सेज से CO2 जो रिलीज़ होती है गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें से उत्पन्न होती है, उस सोर्स को क्या करना चाहिए, उसका यूज़ कम करना चाहिए। रिड्यूस यानी कम से कम करना चाहिए। अफॉरेस्टेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट शुड बी डन, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट, एफॉरेस्टेशन यानी जंगलों का विकास करना चाहिए, उनको संभालना, कंजर्वेशन उसकी देख रेख करनी चाहिए। ग्रोइंग ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प किससे होगी, ग्रोइंग ट्रीज, पेड़ उगाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का यूज़ अवॉइड करना चाहिए, उपयोग कम करना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए मैं तो कहती हूँ। लेकिन आजकल लोग सब्जी लेने जाते हैं और पहले कहते हैं कि हमें प्लास्टिक की पन्नी चाहिए, घर से क्लॉथ बैग नहीं ले जाएंगे। अपने पेरेंट्स को समझाना बच्चों कि क्लॉथ बैग यूज़ करें, ठीक है, प्लास्टिक बैग नहीं। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ मैनर एंड पेस्टिसाइड्स, जो मैनर होता है खाद, ऑर्गेनिक खाद तो अच्छा होता है, लेकिन जो आर्टिफिशियल होता है खाद, और जो पेस्टिसाइड यानी कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्टिसाइड जो होते हैं, जम्स किलर जो छांटते हैं ये लोग, स्प्रे करते हैं, तो उसको ऑप्टिमम यूज़ हो, उसका यूज़ कम हो, ज़्यादा नहीं। एडॉप्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, जिस जो खाद होती है वो ग्रीन मैनर एंड कैटल मैनर, जो गोबर से बनी हो और ऑर्गेनिक मैटर से जो बनी हो वो खाद यूज़ हो, वो मैनर यूज़ हो। एड बायोटिक इन द फूड फॉर एनिमल्स, एनिमल्स को जो खाना दे वो बायोटिक हो, बायोटिक यानी सजीव सृष्टि से मिला हो, न कि एनिमल्स मतलब नॉन बायोटिक खाए। आजकल के एनिमल्स प्लास्टिक भी चबा जाते हैं, कुछ मतलब कुछ भी खा लेते हैं, तो ऐसा नहीं, उनको शुद्ध खाना, घास दो, अच्छा मतलब वेजिटेशन दो, तो उससे अच्छा रहेगा बायोटिक्स। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ हाउस होल्ड अप्लायंस, हाउस होल्ड जो अननेसेसरी लाइट्स होती है, एनर्जी होती है, और जैसे फ्रिज है, फैन है, लाइट है, AC है, ये सब का यूज़ ऑप्टिमम होना चाहिए। ऑप्टिमम यानी एवरेज में। प्रॉपर यूज़ ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की जहाँ ज़रूरत हो उसको यूज़ करो, हो सके तो नज़दीक है तो साइकिल यूज़ करो,
वॉकेबल डिस्टेंस हो तो वॉकेबल डिस्टेंस में चल कर जाओ वहाँ पर, लेकिन हर जगह व्हीकल ले जाने की ज़रूरत नहीं। व्हीकल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ये सब रिलीज़ होता है, तो हो सके तो जो ट्रांसपोर्ट है वो कम यूज़ करो, अननेसेसरी ट्रांसपोर्ट यूज़ मत करो। और इससे क्या होगा, वॉकिंग करने से, जॉगिंग करने से, कुछ वॉकेबल डिस्टेंस में चलने से, साइकिल चलाने से हमारे को भी एक तरह से एक्सरसाइज हो जाएगी और हमारी बॉडी भी फिट रहेगी और पोल्यूशन कम हो जाएगा। ओके बच्चों, चेक द ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, और जो ह्यूमन पॉपुलेशन का जो ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, वो आप पर डे उसको नोटिस करो, उसको ऑब्जर्व करो। पर डे आप ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में जानो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन पॉपुलेशन से भी तो एनवायरमेंटल में इफेक्ट होगा ना। ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होता जाएगा तो उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड भी इंक्रीज होगा। डिज़ाइन द बिल्डिंग विथ सफिशिएंट वेंटिलेशन टू सेव इलेक्ट्रिसिटी। अब जो बिल्डिंग की डिज़ाइन ऐसी हो कि उसमें सफिशिएंट वेंटिलेशन हो, हवा उजास अच्छा हो, ताकि इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग हो। अब जैसे दिन में कई बिल्डिंग ऐसी होती है, मकान घर, कि दिन में भी लाइट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि अंधेरा होता है। और अगर एरी हो, रूम हो, एरी होगा, हवा होगी अच्छा सा, और बाहर से लाइट आएगी, सनलाइट आएगी, तो ना बिजली की लाइट की ज़रूरत पड़ेगी, ट्यूबलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और शायद हमें फ़ैन की भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हवा भी अच्छी रहेगी। इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इको फ्रेंडली पेपर्स। जो इको फ्रेंडली का मतलब होता है पर्यावरण के अनुकूल जो चीज़ हो उसका यूज़ करना चाहिए, पेपर्स। ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड योर हाउस। अपने घर के चारों तरफ जो स्पेस मिले वहाँ पर प्लांट और ट्री को उगाना चाहिए। मेक ऑप्टिमम यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, आजकल जो हमारे देश के पीपल वो क्या करते हैं, इतना सेल्फिश हो गए हैं कि वो अपने स्वार्थ में नेचुरल को मतलब क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, हार्मफुल कर रहे हैं। अर्थ में से जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज ऑब्टेन होते हैं तो डिगिंग कर करके वो लोग अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए बहुत यूज़ करते हैं। तो हमें ऑप्टिमम यूज़ करना चाहिए। यूज़ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जुडिशियली। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है ये तो नॉन कन्वेंशनल नहीं है ना, ये तो कभी भी मतलब फिनिश हो सकता है, तो इसको भी सिस्टमेटिक हमें इसका यूज़ करना चाहिए। यूज़ वाटर केयरफुली। पानी का यूज़ केयरफुली करना चाहिए। है तो इसका मतलब नहीं कि अननेसेसरी वाटर का यूज़ करें। प्रैक्टिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अब जो रेन वाटर होता है उसको संग्रह करने का प्लान करना चाहिए, उसको संग्रह करना चाहिए। इंक्रीज द यूज़ ऑफ CNG एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमेशा CNG का यूज़ करना चाहिए, नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज़ करना चाहिए। थिंक व्हाट काइंड ऑफ रेसिडेंस शुड वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर। हम लोग को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए टेम्परेचर से, गर्मी से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाना चाहिए, हवा रहेगी, और इससे मतलब पर्यावरण का कंजर्वेशन करना चाहिए। समझ गए? इन शॉर्ट में थिंग्स टू नो। देखो यहाँ पर एक बात जानने के लिए ये है, टू मेक 1 टन ऑफ पेपर। 1 टन पेपर बनाने के लिए कितनी ज़रूरत पड़ती है? 4400 kW किलोवोल्ट इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है। 30,000 लीटर्स वाटर यूज़ होता है, 30,000 लीटर्स। एंड वुड ऑफ 11 ट्रीज इज़ रिक्वायर्ड। एक आप लोग पेपर ऐसे यूज़ करके फेंक देते हो ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ कितनी इलेक्ट्रिसिटी जाती, 4400 किलोवाट। और पानी 1 टन बनाने में पेपर का 30,000 लीटर पानी वेस्ट होता है, और 11 पेड़ों की लकड़ियाँ यूज़ होती है। सोचो। तो आज के बाद यू हैव टू शुड प्लेस, यू विल नॉट वेस्ट पेपर। ओके बच्चों। नाउ ग्लोबल पॉलिसी टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब कई ग्लोबल पॉलिसी, वर्ल्ड पॉलिसी है किसको, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कई ग्लोबल पॉलिसी बनाई गई है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। ऑन रियलाइजिंग दैट ह्यूमन एक्टिविटी आर द रूट कोज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट। जो ह्यूमन एक्टिविटी की जो होती है ना, वो ज़्यादातर एनवायरनमेंट को डिस्ट्रक्शन करती है, नुकसान पहुंचाती है। वही मेन रूट है, रूट कोज, मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटी। द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड गैदर एट स्टॉकहोम। वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रियाँ इकट्ठा हुई थी, कहाँ पर गैदर या ना एक साथ हुई थी, मीटिंग हुई थी स्टॉकहोम में, द कैपिटल ऑफ स्वीडन।
इन 1972। स्टॉकहोम क्या है, स्वीडन कंट्री की कैपिटल है। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी टू थिंक ऑफ वेज टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। क्या करने के लिए, कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या रास्ता बनाया जाए, क्या मेजरमेंट किए जाए। अनदर कन्वेंशन वॉज हेल्ड टू, दूसरा भी कन्वेंस हुआ था, हेल्ड एट रियो डी जानेरो, ब्राज़ील की कैपिटल है रियो डी जेनेरो। तो यहाँ पर भी एक अलग से कन्वेंशन हुआ था। इन द मीटिंग हेल्ड एट कोपेनहेगन, एक और मीटिंग हुई थी कोपेनहेगन में, कैपिटल सिटी ऑफ डेनमार्क, इन द ईयर 2009। 2009 में भी मीटिंग रखी थी। कोपेनहेगन डेनमार्क की कैपिटल है। टू डिस्कस ग्लोबल वार्मिंग, और ये मीटिंग क्यों हुई थी, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस करने थे। इट वॉज ऑब्जर्व दैट द डेवलप्ड नेशन आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, द टेक्निक टू रिड्यूस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो उनके बारे में हुआ था कि जो ग्रीन हाउस चलाते हैं जो कंट्रीज़, तो उनको मतलब क्या करना चाहिए। इट वॉज ऑब्जर्व दैट, ये ऑब्जर्व किया गया था कि जो डेवलप्ड नेशन है आर नॉट एक्सेप्टिंग द कार्बन कट, और उनको जो टेक्निक है ग्रीन हाउस गैसेस की, जो इमेजिन करते, इमेजिन है ना, जो गैस उत्पन्न करते हैं, तो इनके लिए मतलब रिडक्शन यानी ग्रीन हाउस का कम से कम मतलब यूज़ करना। इट वॉज डिसाइडेड टू गिव एन एड ऑफ टू $100 बिलियन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डेवलपिंग। ऐसा भी डिसाइड हुआ था कि जो डेवलपिंग नेशन है, बच्चों पहले एक तो डेवलपिंग नेशन और डेवलप्ड नेशन वो अलग बात। डेवलपिंग यानी जिनका अभी विकास हो रहा है, और डेवलप्ड यानी जिसका नहीं विकास हो चुका है, विकसित और विकासशील। ओके, इन दिस मीनिंग अब ये भी हुआ था कि जो डेवलपिंग नेशंस है उनको डेवलपमेंट के लिए $100 बिलियन दिए जाएंगे, नक्की हुआ था। इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स फ्रॉम 45 कंट्रीज वेर रिप्रेजेंटेड एंड थ्रू इट द लीडर ऑफ द, इसके लिए कितने, इन दिस मीटिंग 59 रिसर्च पेपर्स, कितने पेपर, 59, एंड फ्रॉम 45 कंट्रीज प्रेजेंटेड एंड थ्रू इट, इतने सारे मतलब बिल प्रेजेंट किए थे किसके द्वारा, 45 कंट्रीज़ के थ्रू। और कितने पेपर हुए थे, बिल कितने हुए थे, 59। द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड वेर मैड टू थिंक सीरियसली रिगार्डिंग द चेंजिंग क्लाइमेट। और ये जितने भी कंट्रीज़ के जो 45 कंट्रीज़ के जो लीडर थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया था, उन लोग ने सचमुच मतलब एनवायरनमेंट के बारे में, क्लाइमेट के बारे में सीरियसली सोचा था। ओके, ऑन एन एवरेज अ सिटीज़न इन द वर्ल्ड एमिट्स, और सिटीज़न वर्ल्ड के हिसाब से एक सिटीज़न की मतलब एवरेज क्या है एमिट्स करने की, क्या, कार्बन डाई 4.5 मेट्रिक टन। इंडिया सिटीज़न एमिट्स 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड। अदर डेवलपिंग नेशन रिलीज फार लेसर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कुछ और जो देश वो बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ करती है। हमारे इंडिया में पर सिटीजन 1.2 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कंसेशन शुड बी गिवन फॉर डेवलपमेंट एंड मोर रिस्ट्रिक्शन शुड बी इम्पोज्ड ऑन द कंट्रीज लाइक द USA। अब जो कंसेशन दिया गया है, जो डेवलपमेंट कंट्री है, गिवन फॉर गवर्नमेंट कंट्री एंड डेवलपमेंट एंड मोर रिस्ट्रिक्शन शुड बी, और प्रतिबंध लगाना चाहिए किसके लिए, लागू करना चाहिए ऑन द कंट्रीज़ लाइक जैसे USA है, वो लोग 20.6 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। कितना, 20.5 मेट्रिक टन। एन एवरेज अमेरिकन, एन एवरेज अमेरिकन एमिट्स 20.6 मेट्रिक टन। इन पर भी लागू करना चाहिए कि भाई जो ये लोग इतना रिलीज़ करते हैं तो उन पर भी रोक लगाना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। इसको आपको, ये लेसन थोड़ा हार्ड है तो आपको 3 से 4 टाइम रीड करना पड़ेगा तो ही आपको समझ में आएगा। सो बाय। और बच्चों आपके एग्ज़ाम शायद नेक्स्ट वीक स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी गाइडलाइंस होगी आई विल सेंड, मोबाइल से ही मैं आपको बताऊंगी क्या क्या है। और कल से थर्ड टू फिफ्थ वाले बच्चों की एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, और आप लोग की नेक्स्ट वीक 21 से, शायद 21 या 22 से स्टार्ट होगी। अभी कंफर्म डेट नहीं आई है, लेकिन मैं आपको डेट टाइम टेबल के साथ तो सेंड कर दूँगी। तो आप लोग बिल्कुल तैयार रहना, जो गाँव में हैं जो बच्चे
वो भी अपने क्लास टीचर से या सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट रखें। किस तरह एग्ज़ाम होगी, गांव वालों के लिए कैसे, मतलब जो भी है हो सके कोशिश करो 21 तक अहमदाबाद आने की। और जो ये फर्स्ट एग्ज़ाम नहीं देगा तो उसको मतलब वो फेल हो किए जाएंगे। ओके बच्चों, तो ध्यान रहे, नेक्स्ट वीक में आपकी एग्ज़ाम है और आपको अपने क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर से कांटेक्ट करना है। ओके बाय।